हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज मैं लेकर आया हूँ साक्ष्य विधि के अंतर्गत मृत्युकालीन घोषणा, जो कि सेक्शन 32 क्लास 1 में डिफाइन किया गया है। तो मृत्युकालीन कथन या मृत्युकालीन घोषणा, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, आज इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये जो मृत्युकालीन घोषणा है, ये जो धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है, तो धारा 32 में जितने भी क्लाजेज हैं वो अनुसूचित साक्ष्य के अपवर्जन के नियम हैं। और वैसे तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत जो अनुसूचित साक्ष्य होते हैं, हेयर्स से होते हैं, उनका कोई स्थान ही नहीं है साक्ष्य अधिनियम में, या इस तरह का कोई साक्ष्य ही नहीं होता, या साक्ष्य विधि के अंतर्गत ऐसे साक्ष्यों को मान्यता प्राप्त नहीं है। एक बात तो ये हो गई, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य समस्त मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 कह रही है। और अगर प्रत्यक्ष होना चाहिए तो फिर अप्रत्यक्ष साक्ष्य जो भी होगा उसका कोई स्थान ही नहीं है साक्ष्य विधि के अंतर्गत। सेक्शन 60 को यदि देखें तो उसके अनुसार इसके बावजूद साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे साक्ष्यों को मान्यता प्रदान की गई जिनके बिना काम ही नहीं चलता। उन नियमों के अंतर्गत धारा 32 आती है, और यह अनुसूचित साक्ष्य के अपवर्जन का नियम कहलाता है या कहलाती है। अब धारा 32 का मतलब क्या है? तो धारा 32 का मतलब ये है कि यह तब हम लागू कर सकते हैं, इन्वोक करते हैं इसको, जब हम उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता उनको साबित करना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के कथन को साक्ष्य में लाना चाहते हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनको अदालत या न्यायालय तक अविलंब लाया नहीं जा सकता, या ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए हैं, या फिर जिनको न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने में असमर्थता है, यानी कि वो समर्थ नहीं है, तब हमें धारा 32 की जरूरत पड़ती है, इसको इन्वोक करना पड़ता है। तो धारा 32 तभी लागू होगी तो जिनकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती जितना कि उस मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को तर्कसंगत प्रतीत होता है। अब इस धारा को लागू करने के लिए पहले हमें इस बात का साक्ष्य पेश करना होगा
इस बात का सबूत पहले देना होगा, तभी धारा 32 के अंतर्गत जो भी कथन है उनको साबित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो पहले हमें इस धारा के अंतर्गत दी हुई शर्तें जो हैं उनको साबित करना होगा। उसमें से कोई एक शर्त साबित करना होगा। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो पहले हमें मृत्यु साबित करना होगा, उसके बाद वो उसके द्वारा किया गया कथन जो उसकी मृत्यु के कारण को दर्शाते हैं, तभी आप उसे पेश कर पाएंगे, साक्ष्य में ला पाएंगे। एक बात तो ये हो गई। अब अगर हमें पहले उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी तभी हम उसके द्वारा किए गए कथन को साबित कर पाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि यदि वह जीवित होता तो खुद आकर न्यायालय में साक्ष्य देता, फिर अगर वो जीवित होता और उसके कथन को कोई साबित करता तो फिर हेरफेर हो जाता वो। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि पहले आप मृत्यु साबित करिए, और यदि ये साबित कर जाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति अब जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके द्वारा किया गया कथन अब हम साबित करना चाहते हैं, तो फिर साबित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर वो जीवित है, और जीवित है तो उसे आकर के न्यायालय में साक्ष्य देना चाहिए, उसे स्वयं ही हाजिर होना पड़ेगा फिर वो साक्ष्य देने के लिए। ये एक शर्त हो गई। दूसरा, असमर्थता भी हो सकती है। मृत्यु नहीं हुई, वो व्यक्ति असमर्थ है तो असमर्थता को साबित करना होगा। तो असमर्थता भी एक कारण हो सकती है, तो फिर उसको भी साबित करना है कि वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत बीमार है, या यूँ कह लीजिए कि उसकी इतनी ज़्यादा आयु हो गई है कि वो कुछ अपने सेंस खो बैठा है। तो इस तरह से, या दिमागी रूप से वो सही नहीं है। तो इस तरह से पहले ये चीज़ें साबित करनी होगी, तभी हम ऐसे व्यक्ति का जो असमर्थ है, जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, जो जिसके सेंस गड़बड़ हो चुके हैं, वो बहुत बीमार है, तो बीमारी साबित करनी होगी। उसके बाद ही हम उसके द्वारा किए गए कथनों को साबित कर पाएंगे। तो धारा 32 के अंतर्गत तो एक विशेष बात यह है। मैं ये धारा 32 की जितनी भी विशेष बातें हैं वो यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम मृत्युकालीन घोषणा को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। इस तरह से हमें ये पता चला कि जो धारा 32 है इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, और इसके अंतर्गत हम किस तरह के कथनों का या किन लोगों के, किन व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथनों को साक्ष्य में लाते हैं, उनको साबित करते हैं। ये चीज़ हमको पता चली इससे। अब हम मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मौखिक साक्ष्य समस्त मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो कि सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। और इसका मतलब ये है कि परोक्ष मौखिक साक्ष्य ग्राह्य न होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य जो होगा वो ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन और यही नियम, परोक्ष मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, इस नियम को हम अनुचित साक्ष्य के अपवर्जन का नियम भी कहते हैं। अब अनुचित साक्ष्य के अपवर्जन का नियम साक्ष्य विधि का एक मौलिक नियम है। ये नियम साक्ष्य विधि का एक मौलिक नियम है, किंतु यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 32 हमने इसमें डाल रखी है। तो यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस नियम के अनेक मान अपवाद हैं। रेस जस्टे भी इसके अंतर्गत आता है। मृत्युकालीन घोषणा की सुसंगति संबंधी नियम भी इस नियम का एक अपवाद है। तो जो ये नियम है, अनुचित साक्ष्य के अपवर्जन का जो नियम है,
उस नियम का अपवाद मृत्युकालीन घोषणा की जो सुसंगति साक्ष्य विधि के अंतर्गत बताई गई है, वह एक अपवाद है नियम का। चूंकि ये एक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर यदि हो जाएगा, तो फिर आपको मृत्युकालीन कथन या घोषणा के संबंध में जो भी साक्ष्य विधि में विधि बताई गई है, जो भी नियम बताए गए हैं, वो सारे के सारे आपको एक बार में ही समझ आ जाएंगे। इसलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मृत्युकालीन घोषणा का साक्ष्य एक सारवान साक्ष्य है। यह भी आपको याद रखना है, एक सारवान साक्ष्य है। अतः यह दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकता है। यह भी आपको जान लेना है कि मृत्युकालीन घोषणा एक सारवान साक्ष्य है। अतः इस केवल एक घोषणा यदि सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है, साक्ष्य में ग्राह्य हो जाती है, तो इसके बल पर दोष सिद्ध की जा सकती है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि धारा 32(1) के उपबंध जो हैं वो धारा 104 तथा धारा 136 के साथ पढ़नी है। यानी कि 32(1) के जो सेक्शन 32(1) के जो क्लासेस हैं, उपबंध हैं, वो धारा 104 तथा 136 के साथ पढ़नी है, यानी कि पढ़ने चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं तो धारा 32 एकदम से क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमें धारा 104 ये बताती है कि सिद्ध वार्ता किस पर होगी, क्या पहले सिद्ध किया जाएगा, क्या बाद में सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध वार्ता से संबंधित है, सिद्ध वार्ता के नियमों को धारा 104 बताती है। इस तरह इस संबंध में सिद्ध वार्ता। और धारा 136 न्यायिक विवेक से संबंधित है। अब न्यायिक विवेक क्या है? तो न्यायिक विवेक ये है कि अदालत इस नियम में कुछ ढील, कुछ छूट प्रदान कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी व्यक्ति का मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में लाना है, तो नियम ये कहता है, विधि ये कहती है कि पहले मृत्यु साबित करिए, बाद में उसका कथन साबित करेंगे। तो पहले आप मृत्यु साबित करेंगे, जब मृत्यु साबित हो जाती है तब आप उसका कथन साक्ष्य में ला पाएंगे। और वो तो इस संबंध में धारा 136 के अंतर्गत न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय चाहे तो ये छूट दे सकता है कि चलो अब पहले कथन साबित कर लो, बाद में मृत्यु साबित कर लेना। मृत्यु तो साबित करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजों को वो आगे पीछे कर सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये न्यायालय का विवेक है, न्यायालय के विवेक से संबंधित है। ये तो मैंने मात्र उदाहरण दिया है। न्यायालय का विवेक तो न्यायालय का विवेक होता है, आप समझ सकते हैं। वो किस तरह से उसका प्रयोग करेगा, ये स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वो विवेक का प्रयोग करता भी है या नहीं करता है, यदि करता है तो किस तरह से करता है। ये तो केवल धारा 136 में न्यायिक विवेक के संबंध में बताया गया है। अब यदि इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं धारा 32 के संबंध में, तो फिर हम धारा 32(1) के, चूंकि धारा 32 के अंतर्गत 8 क्लाजेज हैं, और जो कि ये जो मृत्युकालीन घोषणा या मृत्युकालीन कथन की बात है वो धारा 32 के सब क्लाज, धारा 32 के क्लाज 1 में दिया गया है। तो धारा 32 के क्लाज 1 के आवश्यक तत्व को अब हम जान लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि इतनी बातें सुनने समझने के बाद 32 के अंदर जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं वो आपको क्लियर होने लगेंगे। तो चूंकि हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत धारा 32(1) के आवश्यक तत्व को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सुसंगतता के संबंध में जो भी बात है वो ही बोली गई है। और सुसंगत
तथ्य या सुसंगत कथन जो भी होंगे वो ऐसे हमें समझना है कि वो व्यक्ति नहीं है बल्कि उसका कथन है। तो देखिए, पहला जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि सुसंगत तथ्य के बारे में कोई लिखित या मौखिक कथन किया गया हो। तो सुसंगत तथ्य होगा, उस तथ्य के संबंध में कोई कथन होगा। चूंकि हमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ना है कि किसी फैक्ट से संबंध में कोई रिलेवेंट स्टेटमेंट है तो उसे रिलेट करना है। ये धारा 32(1) का आशय है, उसकी मंशा है, वो यही बताना चाहती है। तो पहली बात यह है कि सुसंगत तथ्य हो और उसके संबंध में कोई लिखित या मौखिक कथन हो, आप ऐसे समझ लो, या किसी सुसंगत तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति ने कोई लिखित या मौखिक कथन किया हो, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि कथनोपरांत, कथन के बाद कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो। मृत्युकालीन कथन पढ़ रहे हैं, मृत्युकालीन घोषणा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो ये है कि कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो कथन करने के बाद। तो उसने कथन किया हो, कथन करने के बाद मृत्यु हो गई हो। अब हमें यहां पर मृत्यु को बेहतर समझना होगा। बहुत से क्वेश्चन अभी खड़े होंगे आपके सामने, तो इसलिए ये जो दूसरे नंबर का आवश्यक तत्व है इसको आप ध्यान में रखिएगा, अभी इसको और क्लियर करेगा आगे ये साक्षात नियम। तो कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो कथन के बाद, कथन के उपरांत, ऐसा कथन, बहुत ध्यान से ये जान लेना है कि कथनकर्ता ने जो भी कथन अपने मृत्यु के बाद किया है उस कथन के अंतर्गत कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए, यानी कि कथनकर्ता के मृत्यु के संबंध में उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कथनकर्ता की ऐसा कथन जो कि मृत्यु होने के ठीक पहले या कथन करने के बाद जिसकी मृत्यु हो गई है, उस व्यक्ति ने जो कथन किया है ऐसा कथन कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। ऐसा कथन उस संव्यवहार जिसकी परिणति मृत्यु में हुई है कि किसी परिस्थिति के बारे में होना चाहिए। या ऐसा कथन या तो मृत्यु के कारण के बारे में हो या फिर ऐसा कथन उस संव्यवहार के संबंध में हो जिसकी परिणति, जो संव्यवहार अब मृत्यु में बदल गया है, यानी कि उस संव्यवहार जिसकी परिणति मृत्यु में हुई कि किसी परिस्थिति के बारे में होना चाहिए। तो उस संव्यवहार के संबंध में वो किसी परिस्थिति के बारे में ऐसा कथन होना चाहिए जिस संव्यवहार की परिणति मृत्यु में हुई है। तो आप सीधा एक लाइन में ये समझें कि कथनकर्ता की मृत्यु के कारण के बारे में वो कथन होना चाहिए जो उसने कथन किया है, या फिर वो कथन उन संव्यवहार जिनकी परिणति मृत्यु में हुई है कि किसी परिस्थिति के बारे में हो। कथनकर्ता की मृत्यु का कारण किसी कार्यवाही में प्रश्नगत हो तभी आप कर पाएंगे। जब उसके मृत्यु का कारण किसी भी कार्यवाही में प्रश्नगत ही नहीं है तो फिर उसके मृत्यु साबित करने की जरूरत भी नहीं है। जो पांचवा है वो है कि कथनकर्ता के ऐसे कथन की दृष्टि से निम्नलिखित सारीन होंगे। ये देख लीजिए, ये पांचवा आवश्यक तत्व है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कथन करता है उसने जो भी कथन किया है उस कथन की दृष्टि से ये बात सारहीन होगी कि कार्यवाही की प्रकृति कैसी है, यानी कि जिस कार्यवाही में मृत्यु का कारण प्रश्नगत हुआ है वो कार्यवाही की प्रकृति कैसी है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई कहे कि साहब वो तो इसमें ऐसी कार्रवाई में साबित किया जाता है, ये तो ये कार्रवाई है, इसमें इसकी क्या जरूरत है, तो कोई मैटर ही नहीं है इस चीज का।
दूसरा है कथन करते समय कथन कर्ता मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं, ये भी सारहीन है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस समय कथन कर्ता कथन कर रहा था और उस समय वो मृत्यु की प्रत्यशंका में था या आशंका में था, या उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं और अब मर जाऊंगा। यानी कि ये जो प्रत्याशा या प्रत्यशंका है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता मृत्युकालीन कथन में, भारतीय विधि में, लेकिन इंग्लिश विधि में जरूर पड़ता है। तो भारतीय विधि और इंग्लिश विधि में ये फर्क जरूर है कि वहां पर मृत्यु की प्रत्यशंका होना या मृत्यु सुनिश्चित होना अनिवार्य है। हमारे भारतीय विधि के अंतर्गत कथनकर्ता को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशा में है या नहीं, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय विधि और इंग्लिश विधि में इस पॉइंट को लेकर के भिन्नता है कि कार्यवाही की प्रकृति, जिस कार्यवाही में मृत्यु का कारण प्रसंगत हुआ हो वो कैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये चीजें भारतीय विधि में तो सारहीन है, लेकिन अगर इंग्लिश विधि को देखा जाए तो ये महत्व रखती है। महत्व क्यों रखती है? क्योंकि इंग्लिश विधि में दांडिक कार्यवाही में ही मृत्युकालीन कथन सुसंगत होता है। तो इंग्लिश विधि में वो कार्यवाही दांडिक होना चाहिए, तभी इस तरह के कथन सुसंगत माने जाएंगे। लेकिन भारतीय विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय विधि में कार्यवाही कैसी भी हो, जिसमें कथनकर्ता की मृत्यु का प्रश्न उठा हो, उसमें ये मृत्युकालीन घोषणा सुसंगत हो सकती है। और इसी तरह जो कथनकर्ता की मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं था, इसमें भी भारतीय विधि और इंग्लिश विधि में फर्क है। क्योंकि इंग्लिश विधि में इंग्लिश विधि अपेक्षा करती है कि कथन करते समय कथनकर्ता को मृत्यु की प्रत्याशा में होना चाहिए। तो इंग्लिश विधि कथन करते समय कथनकर्ता के मृत्यु की प्रत्याशा या प्रत्यशंका में होने की अपेक्षा करती है, लेकिन भारतीय विधि ये अपेक्षा नहीं करती है। तो भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन करते समय कथनकर्ता को मृत्यु की प्रत्याशा में होना या न होना महत्व नहीं रखता। ये भारतीय विधि में सारहीन है। लेकिन अगर यही कहीं इंग्लिश विधि की बात होती तो ये फिर महत्व रखता, क्योंकि इंग्लिश विधि के अंतर्गत कथन करने वाले को मृत्यु की प्रत्याशा में होना आवश्यक है। इस वजह से ये पांचवा पॉइंट जो कि धारा 32 के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है भारत में। और तो इसको भी हम लोग आगे स्पष्ट करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों रखा गया है, ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है हमारे साक्ष्य विधि के अंतर्गत, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धारा 32 के अंतर्गत जो एक लीडिंग केस दिया गया है, इसके आवश्यक तत्वों को समझने के लिए और इसके कंसेप्ट को समझने के लिए जो हमें केस दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट केस, बहुत फेमस केस, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये प्रीवी काउंसिल का है। तो इसको तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसके पहले कुछ एक दो छोटे छोटे केस देख लेते हैं जो बहुत ही काम के हैं और प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो एक केस है वो है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये भी बहुत फेमस केस है
और इसमें ये निर्णित किया गया कि मृत्युकालीन घोषणा संकेतों द्वारा भी की जा सकती है। इसमें यह निर्णित कर दिया गया स्पष्ट रूप से। तो इसका मतलब है कि मृत्युकालीन घोषणा संकेतों द्वारा भी की जा सकती है, केवल लिखित और मौखिक कथनों द्वारा ही की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस केस से हमें यह पता चल गया कि संकेतों द्वारा भी की जा सकती है। तो इस केस को जब निर्णित किया गया तो इसमें जो बेंच थी उसमें एक न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे महमूद। तो उन्होंने विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया, उन्होंने अपनी विसम्मति जाहिर की इस संबंध में। और जो ये निर्णित हुआ था उस बोर्ड में मुख्य न्यायाधीश पाथाराम जी तथा एक और अन्य न्यायाधीश थे जिन्होंने ये मिलकर निर्णय दिया कि मृत्युकालीन घोषणा संकेतों द्वारा भी की जा सकती है। तो इसके विपक्ष में अपने जो न्यायाधीश महमूद थे उन्होंने कहा, उनके अनुसार ये था कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला में जो स्थिति परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन्होंने कहा कि पीड़ित द्वारा हाथ हिलाकर किए गए संकेत धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत होंगे, न कि धारा 32(1) के अंतर्गत। ये न्यायाधीश महमूद ने कहा। इनकी बाद में काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो आपको जानना है वो ये है कि क्यून इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में स्पष्ट कर दिया गया कि मृत्युकालीन घोषणा संकेतों द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद धारा 32(1) में कुछ शब्दावली आ रही है। वो शब्दावली है कि एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांसैक्शन व्हिच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ को निर्वचित किया गया। तो पीएन स्वामी 1939 प्रीवी काउंसिल का ये भी केस है। इस केस में इस पदावली को एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांसैक्शन, संव्यवहार की किसी भी परिस्थितियां जो कि उसके मृत्यु में बदल जाती हैं, इस पदावली को पीएन स्वामी के केस में इंटरप्रेट किया गया। यानी कि उस संव्यवहार जिसकी परिणति मृत्यु में हुई कि किसी परिस्थिति के बारे में अगर ऐसा कथन है तो ये इस पदावली को कि वो एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांसैक्शन, संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति व्हिच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, जो कि उसके मृत्यु में परिणित हुई है, को निर्वचित करते हुए पीएन स्वामी के मामले में न्यायालय ने कहा कि उस संव्यवहार जिसकी परिणति उसकी मृत्यु में हुई कि किसी भी परिस्थिति के बारे में ये धारण किया गया कि कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद होना आवश्यक नहीं है। यानी कि उसकी मृत्यु कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद हो, ये आवश्यक नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, कथनकर्ता का मृत्यु के निकट होना भी आवश्यक नहीं है। और तीसरी बात स्पष्ट की गई कि परिस्थितियों से तात्पर्य स्थान तथा समय की दृष्टि से मृत्यु के निकट की परिस्थितियों से बिल्कुल भी नहीं है। तो तीन बातें स्पष्ट की गई। पहली बात ये कि कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद होना आवश्यक नहीं है। जो कथन किया गया है तो कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद वो ट्रांसैक्शन जो बाद में उसकी मृत्यु में बदल गया है वो पूरा हो जाए,
हो जाने के बाद होना आवश्यक नहीं है। तो कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद होना आवश्यक नहीं है, यानी कि संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद कथन किया गया हो ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। कथनकर्ता का मृत्यु के निकट होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। परिस्थितियों से तात्पर्य स्थान तथा समय की दृष्टि से मृत्यु के निकट की परिस्थितियों से भी नहीं है। तो इस तरह से ये बात पीएन स्वामी के मामले में स्पष्ट कर दी गई कि ये जो पदावली आई है, एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांसैक्शन व्हिच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, इसको निर्वचित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इनका अर्थ ऐसा बिल्कुल न लगाया जाए। तो इस कथन को यहां पर हम इसी दृष्टि से देखेंगे, उन संव्यवहारों को हम इसी दृष्टि से देखेंगे, और संव्यवहार और कथन और मृत्यु और परिस्थितियां, ये तीन चीजें हैं और तीनों को रिलेट करके अलग अलग बताया गया है कि संव्यवहार, कथन का संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद होना आवश्यक नहीं है। कथन करता मृत्यु के बहुत नजदीक हो, बिल्कुल वो प्रतशंका में हो, वो चाहे उसको ऐसा लग रहा हो कि मर ही जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि उन्होंने ये बताया कि जो सर्कमस्टेंसेस है, सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है कि स्थान तथा समय की दृष्टि से निकट की परिस्थितियों से नहीं है, वो सारी परिस्थितियां इंगित करेंगी, केवल उस समय की उतनी ही परिस्थितियों से मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहा है। परिस्थितियों से तात्पर्य का मतलब केवल उस समय की और उतनी ही परिस्थितियों से बिल्कुल भी नहीं है। तो एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ये वहां पर बात आई है। तो एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस का मतलब केवल उतनी ही परिस्थितियों से नहीं है जो मृत्यु, जो स्थान तथा समय की दृष्टि से मृत्यु के निकट हो, उतनी परिस्थितियों से नहीं है। बाकी वो तो सारी परिस्थितियों को एक साथ कवर कर रही है। ये परिस्थिति जो सर्कमस्टेंसेस वर्ड आया है, ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, समय और स्थान की दृष्टि से नहीं कवर कर रहा है। उस समय और उस स्थान की दृष्टि से जब वो मृत्यु के निकट की परिस्थितियां हैं, उतनी ही परिस्थितियों से इसका मतलब नहीं है। चलिए अब बात आती है कि यदि कथनोपरांत कथनकर्ता जीवित बच जाता है, तब उसके कथन को हम कैसे देखेंगे। तो एक मामला है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का है, सुप्रीम कोर्ट का। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ये कहा कि कथनोपरांत कथनकर्ता के जीवित बच जाने पर उसका वह कथन जो उसकी मृत्यु हो जाने पर मृत्युकालीन घोषणा के रूप में सुसंगत होता, वह धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टिकारी कथन के रूप में उपयोगी होगा या हो सकता है। ये कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दर्शन सिंह के मामले में। तो इसका मतलब ये है कि यदि कथनकर्ता कथनोपरांत जीवित बच जाता है तो उसके द्वारा किए गए कथन की वैल्यू धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टकारी कथन के रूप में हो सकेगी, वह मृत्युकालीन कथन नहीं बन पाएगा। अब दूसरी बात यह आती है कि मृत्युकालीन घोषणा की किससे की जा सकती है। तो मृत्युकालीन घोषणा स्वाभाविक रूप से उपस्थित किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है, क्योंकि ऐसे कथन किसी को ढूंढ के नहीं किए जा सकते कि अमुक व्यक्ति से जाके कर लेते हैं। वो ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में होते हैं कि वहां जो भी मिल जाए, स्वाभाविक रूप से जो भी उपस्थित हो उससे की जा सकती है। अतः परिवार के सदस्य, पड़ोसी, यहां तक कि कोई अजनबी वहां खड़ा हो तो अजनबी से भी आप ऐसा कथन कर सकते हैं। आप इससे कथन पुलिस अधिकारी से भी कर सकते हैं,
चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट से भी कर सकते हैं। तो मृत्युकालीन घोषणा किसी से भी की जा सकती है जो स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित हो, आप उससे कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन सिलेक्ट नहीं किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया है। दूसरी बात यह भी आती है कि कोई व्यक्ति कितनी घोषणाएं कर सकता है, कितने मृत्युकालीन कथन कर सकता है। जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक करता रह सकता है क्या? अच्छा सवाल है। तो आप इसको इस तरह समझे कि जहां एक से अधिक मृत्युकालीन घोषणाएं मिलती हैं, वहां स्थिति क्या होगी। तो जहां एक से अधिक घोषणाएं की गई होती हैं, वहां उनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यानी कि भले वो एक से अधिक की गई हैं, लेकिन ऐसे कथनों पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें भिन्नता होगी, उसमें विरोधाभास होगा, तो उनका जो साक्षिक मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। उनके साक्षिक मूल्य को वो घटा देगा, वो भिन्नता घटा देगी। इसलिए एक से अधिक हो तो उन्हें एक से होने चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, भिन्नता नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा विरोधाभास या ऐसी भिन्नता उसके साक्षिक मूल्य को कम कर देती है, घटा देती है। और इसका साक्षिक मूल्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकती है, क्योंकि मृत्युकालीन घोषणा एक सारवान साक्ष्य है। तो जो भी सारवान साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। तो यह दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकती है। फिर भी न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह मृत्युकालीन घोषणा की सत्यता को निर्धारित करे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे। उसको विवेकाधिकार दिए गए हैं, 136 में भी उसे विवेकाधिकार दिया गया है। तो यदि न्यायालय उसकी सत्यता से अस्वस्थ हो जाता है, एकदम उस पर विश्वास कर लेता है, तब ऐसे कथनों का संपुष्टिकरण आवश्यक नहीं होता। यदि न्यायालय खुद सेटिस्फाई हो चुका है ऐसे कथनों से, तो फिर उसे संपुष्टिकरण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। लेकिन फिर भी घोषणा से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अस्पष्ट होने पर, अगर स्पष्ट है और न्यायालय सेटिस्फाइड है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ अस्पष्टता है तो अस्पष्ट होने पर संपुष्टिकरण की मांग की जानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकता है, चूंकि ये एक सारवान साक्ष्य है और न्यायालय का भी ये कर्तव्य है कि उसकी सत्यता को निर्धारित करे और न्यायालय सेटिस्फाइड हो। यदि न्यायालय पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है, बिल्कुल निश्चित हो जाता है, विश्वास कर लेता है, तो फिर न्यायालय को ऐसे कथन के संबंध में संपुष्टिकरण आवश्यक नहीं होता। वो इस एकल आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन यदि घोषणा के संबंध में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो अस्पष्ट हैं, तो यदि अस्पष्ट हैं, ऐसा आप लगता है आपको, तो फिर अस्पष्ट होने पर संपुष्टिकरण की मांग बिल्कुल की जानी चाहिए। अब एक विशेष बात यह है कि एक केस है एसबी शारदा, 1984 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय महोदय का। और उन्होंने इस केस में ये बताया है, बहुत अच्छा केस है ये, इसमें ये बताया है कि धारा 32(1) केवल मानव वध तक सीमित नहीं है, यह आत्महत्या के मामले में भी लागू हो सकती है। ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और जितना भी कुछ मृत्युकालीन कथन को लेकर के प्रीलिम्स में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, वो सब मैं इसी वीडियो में चर्चा कर दे रहा हूँ।
पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर वाला जो मामला है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। केवल हम यहाँ पर इसको बस ये बता देता हूँ कि ये ऐसा केस है जिसको पढ़ करके आप धारा 32 के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, उसके आवश्यक तत्वों को समझ सकते हैं। बाकी इसके संबंध में जितना भी जो कुछ है वो मैं आज चर्चा कर दे रहा हूँ। तो एसबी शारदा का केस याद रखिए 1984 का है, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 32(1) केवल मानव वध तक सीमित नहीं है, यह धारा आत्महत्या के मामले में भी लागू हो सकती है। ये स्पष्ट कर दिया इस मामले में। अब हम पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर और इसके साथ जो भी चीज़ें धारा 32 को लेकर के छूट रही हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपके काम की कुछ चीज़ें मिलती हैं, आपकी हेल्प हो रही है, तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करें, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू।